प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के द्वितीय प्रश्न पत्र का प्रथम अध्याय का दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसका विषय है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय विकास। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुए, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परिवर्तन हुआ था। आज थोड़ा विस्तार से हम उन बिंदुओं की चर्चा करेंगे जिनसे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन आया और अंतर्राष्ट्रीय विकास हमें देखने को मिलती है। जैसे आप सभी जानते हो कि सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और 1945 में अगस्त में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक ऐसे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विद्यार्थी को जानना आवश्यक है। सबसे पहला परिवर्तन जो हुआ था वो था संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन और उसका बढ़ता हुआ प्रभाव। हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कार्य कर रहा था उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और उस दौरान ही एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय संगठन के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई और जिसकी अंतिम परिणति 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण में हमें देखने को मिलती है। यह संगठन, इसका मूल उद्देश्य या प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का था और साथ ही आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और मानवीय व्यवस्थाओं और दशाओं में सुधार करने की बात भी इसका मुख्य मुद्दा रहा था। लेकिन जब ये संगठन बना था उस समय इसके प्राथमिक सदस्य 51 थे और आज बढ़ते बढ़ते इसकी कुल सदस्य संख्या 193 हो गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हमें देखने को मिलता है वो है कि यूएनओ के गठन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति और सुरक्षा को स्थायित्व प्रदान हुआ है और उसका साक्षात प्रमाण यह है कि अभी तक आज दिनांक तक तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाएं हमें देखने को नहीं मिल रही। दूसरा परिवर्तन जो हमें देखने को मिलता है वो है अमेरिका व सोवियत संघ का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महाशक्ति के रूप में उदय और उसके साथ ही यूरोपीय प्रभुत्व का अंत। आप सभी जानते हो कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, या हमें कह सकते हैं कि कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी, तब से लेकर और द्वितीय विश्व युद्ध तक की पूरी राजनीति यूरोपीय राजनीति थी, क्योंकि यूरोप में जितने महाशक्तियाँ थीं, चाहे वो ब्रिटेन रहा हो, चाहे फ्रांस, चाहे स्पेन, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, टर्की, जर्मनी, इटली, ये सारे देशों ने पूरे विश्व के अंदर अपने साम्राज्य और उपनिवेशवाद स्थापित किए थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो युद्ध लड़ा गया वो मुख्य रूप से यूरोपीय भूमि पर लड़ा गया था और इसका परिणाम ये हुआ कि इनकी सभी की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और जैसे ही द्वितीय विश्व समाप्त हुआ ये अपने उपनिवेशों और साम्राज्य को कायम रखने में सफल नहीं हो पाए और धीरे धीरे करके उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद समाप्त हो गया और दुनिया में दो ही महाशक्तियाँ रह गईं, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। इन दोनों महाशक्तियों के मध्य आज तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो है हमें दृश्य देखने को मिलता है और हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का द्विध्रुवीकरण हो गया, पूर्वी ध्रुव और पश्चिमी ध्रुव। पश्चिमी ध्रुव जो कि पाश्चात्य विचारधारा पर आधारित था, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित था, उसका नेतृत्व अमेरिका ने किया और पूर्वी ध्रुव जो कि साम्यवादी विचारधारा पर आधारित था उसका नेतृत्व सोवियत संघ ने किया। तो इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ये द्विध्रुवीकरण का जो स्वरूप हमें देखने को मिलता है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दो गुटों में विभाजित हुई नजर आती है और दुनिया के अंदर जो यूरोपीय प्रभुत्व था वो समाप्त हो गया और पूरी अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति का केंद्रीकरण इन दो महाशक्तियों के मध्य देखने को मिलता है, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। अगला हमें जो विकास या परिवर्तन देखने को मिलता है वो है एशिया व अफ्रीका के देशों में राष्ट्रीय जागरण। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। आप जानते हो कि जैसे ही द्वितीय विश्व समाप्त हुआ तो दक्षिणी हेमिस्फीयर, ग्लोब के दक्षिणी गोलार्ध के जितने देश हैं, चाहे एशिया महाद्वीप के देश रहे हों, चाहे अफ्रीका महाद्वीप के देश रहे हों और चाहे वो लैटिन अमेरिका महाद्वीप के देश, इन देशों ने धीरे धीरे करके स्वतंत्रता प्राप्त की, क्योंकि यही वो देश थे वो उत्तर के विकसित देशों के नियंत्रण में रहे थे, उनके उपनिवेशवाद के नियंत्रण में रहे थे, उनका साम्राज्यवाद इन देशों पर था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि यूरोपीय प्रभुत्व समाप्त हो गया तो ये देश धीरे धीरे करके आज़ादी प्राप्त करने लगे और धीरे धीरे करके इनमें जागरण आया
एशिया महाद्वीप के देशों में, अफ्रीका महाद्वीप के देशों में और लैटिन अमेरिका महाद्वीप के देशों में, और यहाँ पर प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर सरकार की स्थापना हुई। और इस प्रकार से दुनिया की राजनीति दक्षिणी महाद्वीप, दक्षिणी हेमिस्फीयर के देशों में हमें देखने को मिलती है। इसके बाद अगला परिवर्तन जो हमें देखने को मिलता है वो था अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी, जापान का शहर नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग हुआ और उसके साथ ही परमाणु युग का सूत्रपात हमें देखने को मिलता है। आप जानते हो कि द्वितीय विश्व से पहले कभी भी परमाणु शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया था। दुनिया में पहली बार अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को नागासाकी और हिरोशिमा पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम गिराकर पहली बार अणु शक्ति का प्रयोग किया गया और जिसके घातक परिणाम आज भी जापान झेल रहा है। हम सभी जानते हैं कि ये जो अणु युग, अणु शक्ति का जो सूत्रपात हमें 1945 में देखने को मिलता है, ये केवल 45 में नहीं थमा। इसके बाद धीरे धीरे करके आप देखो 1964 में आकर के रशिया ने भी अपना परीक्षण किए, चीन ने परीक्षण किए, फ्रांस ने किए, ब्रिटेन ने किए और उसके बाद अब भारत ने भी किए, पाकिस्तान ने किए। दुनिया के तमाम देशों ने इन अणु शक्तियों का प्रसार किया और वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि आज इस अणु शक्ति की दम पर अनेक प्रकार के आयुध डेवलप हुए, चाहे वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हों, चाहे वो ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र हों, चाहे ज़मीन से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र हों, बड़े बड़ी पनडुब्बियाँ, नाभिकीय पनडुब्बियाँ विकसित हुई हैं। इस प्रकार की नवीन आणविक टेक्नोलॉजी विकसित हुई है जिसका परिणाम, घातक परिणाम दुनिया को देखने पड़ सकते हैं। तो ये एक नया जो युग, परमाणु युग का जो हमें बिगनिंग देखने को मिलती है वो हमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखने की एक विशेषता हमें देखने को मिलती है। अगली चीज़ हमें जो आती है वो नवोदित राष्ट्रों में साम्यवादी विचारधारा का प्रसार। ये एक बड़ी विशेषता, एक बड़ा विकास अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमें देखने को मिलता है। आप जानते हो कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 2 ग्रुप बन गए थे जो युद्ध में सक्रिय थे, मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र। ध्रुवी राष्ट्र में गिनती आती है जापान, जर्मनी और इटली की, और मित्र राष्ट्र के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ। इन दोनों ही ग्रुपों में ये युद्ध हुआ। मित्र राष्ट्र इसलिए कहा गया था क्योंकि ये जो शक्तियाँ थीं, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका, ये मित्रता के आधार पर प्रजातांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए इन्होंने तथाकथित युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा था। लेकिन वास्तविक रूप से यदि देखा जाए तो ये मित्र राष्ट्रों में 2 प्रकार की विचारधाराएँ थीं। एक पाश्चात्य या पश्चिमी प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित विचारधारा और एक पूर्वी साम्यवादी विचारधारा। सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का प्रणेता था। उसका प्रयास ये था कि धीरे धीरे करके जो नए देश आज़ादी प्राप्त कर रहे हैं, वो देश जो कभी उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद के शिकार रहे थे, जैसे ही द्वितीय विश्व समाप्त हुआ और पश्चिमी यूरोपीय प्रभुत्व का अंत हुआ और इन्होंने आज़ादी प्राप्त की, तो एक प्रकार की होड़ इन दोनों महाशक्तियों में लग गई, अमेरिका में और सोवियत संघ में। तो एक बड़ा परिवर्तन हमें जो देखने को मिलता है, विकास देखने को मिलता है कि दुनिया के अंदर साम्यवादी विचारधारा का प्रसार करने के लिए सोवियत संघ ने अनेक प्रयास किए, अनेक सैनिक अभियान किए और अपने प्रयासों के आधार पर उसने पूर्वी साम्यवादी देशों में, पूर्वी यूरोपीय देशों में साम्यवादी विचारधारा का प्रसार किया, वहाँ पर सैनिक हस्तक्षेप किया, जिसका प्रतिरोध अमेरिका ने भी किया। तो एक प्रकार का ये साम्यवादी विचारधारा का प्रसार पूर्वी यूरोप के अंदर, और आगे चलकर आप जानते हो 1949 में चीन में भी सांस्कृतिक क्रांति हुई माओ के नेतृत्व में। चियांग काई शेक थे, उनको परास्त किया गया और उसके बाद चीन ने भी एशिया में, स्पेशली पूर्वी एशिया के देशों में साम्यवादी विचारधारा का प्रसार किया। तो आप देखते हो चाहे पूर्वी एशिया हो, चाहे वो पूर्वी यूरोप हो, इन देशों में चीन और सोवियत संघ ने अपनी साम्यवादी विचारधारा का अधिक से अधिक प्रसार करने का प्रयास किया। ये एक नई प्रवृत्ति हमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखने को मिलती है। इसके बाद एक प्रवृत्ति और देखने को मिलती है, सैनिक संधियों का उदय। इसी क्रम में, जिस क्रम में साम्यवादी विचारधारा का प्रसार हो रहा था, उसी क्रम में पश्चिमी देश जो प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित थे, जिसकी चर्चा अभी मैंने की, इनका प्रयास ये था कि साम्यवादी प्रसार को रोका जाए और इसको रोकने के लिए इन्होंने सैनिक संधियों का गठन करना शुरू किया, एक सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के आधार पर। क्योंकि अमेरिका ने
कोरिया युद्ध के दौरान 1950 में ये महसूस किया कि यदि साम्यवादी प्रसार को रोकना है तो हमें सामूहिक सुरक्षा के आधार पर सैनिक संधियों का गठन करना होगा। इसलिए उन सैनिक संधियों गठन में सबसे पहले नाटो का गठन हुआ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद सीटो का गठन हुआ, उसके बाद सेंटो का गठन हुआ, वारसा गठन हुआ, एंजेस गठन हुआ। ये जितने भी सैनिक संधियां हैं, नाटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो का मतलब सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो का मतलब सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मध्य पूर्व के देशों का, है ना, एंजेस का मतलब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और न्यूजीलैंड, इन तीनों देशों का समूह। इन देशों ने मिलकर के एक सैनिक संगठन बनाए। उद्देश्य इनका एक ही था कि किस प्रकार साम्यवादी प्रसार को रोका जाए। उसी प्रकार इन साम्यवादी देशों ने भी जैसे वारसा नाम की संधि बनाई, उसका उद्देश्य यही था कि किस प्रकार पश्चिमी विचारधाराओं का प्रसार रोका जाए और अधिक से अधिक ये जो नवोदित राष्ट्र हैं, एशिया महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के, लैटिन अमेरिका महाद्वीप के, जिनको कि हम तृतीय विश्व की देश की श्रेणी में मानते हैं, इनमें साम्यवादी विचारधारा का प्रसार कैसे किया जाए जिससे कि राजनीतिक नेतृत्व स्थापित किया जाए और विश्व के अंदर अपनी चौधराहट स्थापित की जाए। इस प्रकार के संघर्ष के कारण एक सैनिक संधियों की एक बाढ़ सी आई और दुनिया में इस प्रकार के सैनिक संधि और सैनिक गुटबंदी हमें देखने को मिलती है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जब सैनिक संधियाँ होने लगीं, इन दोनों महाशक्तियों में द्वंद्व शुरू हुआ, तो उसका परिणाम हुआ शीत युद्ध का आरंभ। ये शीत युद्ध का आरंभ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर के और 1989-90 तक चला। 89-90 तक इसलिए क्योंकि 90 में साम्यवादी जो विचारधारा है उसका पतन होना शुरू हो गया। 1990-91 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और उसके साथ पूर्वी यूरोपीय देश में जो साम्यवादी देश थे उनकी सत्ताएं भी गिर गईं। लिहाजा दुनिया में जो द्विध्रुवीकरण का दौर शुरू हुआ था, जिसकी चर्चा मैंने अभी की और जिसके कारण दुनिया में शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, वो 1990 तक आते आते उसकी समाप्ति हो गई। लेकिन इस शीत युद्ध प्रारंभ होने के लिए कारण क्या था, शीत युद्ध है क्या, ये जानना जरूरी है। शीत युद्ध, जैसा कि इसका शब्द स्पष्ट है, शीत माने ठंडा, अर्थात युद्ध माने गर्म, शीत मतलब ठंडा, अर्थात ऐसा युद्ध जो ठंडा है। ये शाब्दिक अर्थ में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका मतलब ये निकलता है कि शीत युद्ध कोई सशस्त्र संघर्ष लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं था, युद्ध भूमि में लड़ा जाने वाला संघर्ष नहीं था। शीत युद्ध का मतलब इन दोनों महाशक्तियों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी। ये दोनों महाशक्तियाँ अपनी अपनी चौधराहट स्थापित करने के लिए जो नवोदित राष्ट्र थे, जो गरीब पिछड़े हुए देश थे, जिनको हम तृतीय विश्व कहते हैं, इन देशों को अपने पक्ष में करना, इन देशों में अपनी अपनी विचारधाराओं को थोपना, जिससे कि दुनिया के अंदर ये अपनी राजनीतिक वर्चस्व को स्थापित कर सकें। और इसलिए इन दोनों महाशक्तियों में एक दूसरे को कमज़ोर करने का, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, घृणा, द्वेष, शंका, भय, इस प्रकार का एक अज्ञात आतंक का माहौल क्रिएट होगा। लेकिन वास्तविक रूप से कूटनीतिक शक्ति जो संबंध बने रहे, लेकिन आंतरिक तौर पर इन दोनों में अविश्वास की एक अवधारणा उत्पन्न हो गई, एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे। कई बार इसलिए कई विचारक कहते हैं ये अखबारों से लड़ा जाने वाला युद्ध था, या ये समाचारों के गोलों से लड़ा जाने वाला युद्ध था। भाव यही है कि ये शीत युद्ध युद्ध भूमि में सशस्त्र रूप से लड़ा जाने ना होकर के ये एक प्रकार का मानसिक युद्ध था। एक प्रकार इन दोनों महाशक्तियों के मध्य में अविश्वास, एक दूसरे को कमज़ोर करने की जो भी रणनीतियाँ होती हैं उनको ये स्थापित कर रहे थे। और इस आधार पर पूरे 1945 से लेकर और 1990 तक इस प्रकार का एक अविश्वास का माहौल दुनिया में देखने को मिलता है। लेकिन वो परिस्थितियाँ 1990-91 तक सोवियत संघ के विघटन के साथ साम्यवादी जो गुट था, जो समूह था पूर्वी यूरोप का, उसके विघटन के बाद ये समाप्त हो गया। तो एक नई प्रवृत्ति शीत युद्ध का जो प्रारंभ और अंत, ये हमें देखने को मिलता है। और इसी के साथ एक विशेषता और देखने को मिलती है, वो है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत। आपको मैंने बताया ही था पूर्व में कि जैसे ही द्वितीय विश्व समाप्त हुआ, यूरोपीय शक्तियाँ जिनका कि पूरी दुनिया में साम्राज्य और उपनिवेशवाद स्थापित था, वो समाप्त हो गए। समाप्त होने के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हमें नज़र आते हैं। एक तो ये कारण कि ये महाशक्तियों की आर्थिक और सैनिक जो क्षमता है वो क्षीण हो गई थी द्वितीय विश्व में, क्योंकि पूरा द्वितीय विश्व अधिकांशतः यूरोप की भूमि पर लड़ा गया था। और इसलिए जितना भी नुकसान हुआ जन का, धन का, वो यूरोप की भूमि पर हुआ। दोनों ही, चाहे मित्र राष्ट्र रहे हों, चाहे वो ध्रुवीय राष्ट्र रहे हों, इनकी जो है आर्थिक और सैनिक जो क्षमताएँ वो क्षीण हो गई थी। अतः ये जो यूरोपीय शक्तियाँ थीं, ये
अपने उपनिवेशों को और अपने साम्राज्यों को बनाए रखने के लिए सक्षम नहीं थी। इसलिए धीरे धीरे करके ये देश इनके चंगुल से निकलते गए। वहीं दूसरी ओर जो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था उसका अटलांटिक चार्टर में उन्होंने हस्ताक्षर किए थे अमेरिका और ब्रिटेन ने। उस चार्टर का उद्देश्य ये था कि हमें दुनिया में पुनः प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापित करना है। हमें इन साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी जो व्यवस्थाएं हैं उनको समाप्त करना है। आत्मनिर्णय के आधार पर राष्ट्रों को स्वाधीनता प्राप्त कराना है। और जैसे ही द्वितीय विश्व समाप्त हुआ, यूएनओ का गठन हुआ, तो धीरे धीरे करके इन पिछड़े हुए देशों में, इन साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी देशों में स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त करते गए और वहाँ उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद समाप्त हो गया और प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर स्वतंत्र सरकारें स्थापित होती गईं। तो धीरे धीरे करके एक नई प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि जो द्वितीय विश्व से पहले जितने भी साम्राज्य और उपनिवेश थे वो समाप्त होते गए और वहाँ पर प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर सरकारें स्थापित होती गई। एक नया प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है, वो है गुट निरपेक्षता की नीति। 1961 में आप जानते हो पहला बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष सम्मेलन आयोजित हुआ। ये एक नई प्रवृत्ति हमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखने को मिलती है, जिसका कि काफ़ी बड़ा महत्व रहा है। गुट निरपेक्षता का आशय ये था कि ये जो उपनिवेश या साम्राज्य जो कभी यूरोपीय शक्तियों के शिकार रहे थे, जो गुलाम रहे थे, जैसे ही उनको आज़ादी मिली तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दुनिया में द्विध्रुवीकरण चल ही रहा था, सैनिक गुटबंदियाँ हो ही रही थी। इन्होंने उपनिवेश और साम्राज्यवाद और गुलामी का जहर पिया था। तो इनको ये एहसास था कि यदि हम पुनः इन बड़ी महाशक्तियों के चंगुल में चले गए या इनका हमने सपोर्ट प्राप्त कर लिया तो हम पुनः उसी स्थिति में आ जाएंगे। अतः इनके सामने नवीन स्थिति ये थी कि हम किस प्रकार अपनी प्रगति करें। तो इन्होंने आत्मनिर्णय के आधार पर स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने का निर्णय लिया और संकल्प के आधार पर एक नई विचारधारा, दुनिया के 3-4 बड़े नेता थे, नेहरू, नासिर, टीटो और सुकार्नो। भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कर्नल नासिर, यूगोस्लाविया के टीटो और सुकार्नो, मलेशिया के सुकार्नो। इन नेताओं ने मिलकर के एक नई नीति का प्रादुर्भाव किया जिसका नाम है गुट निरपेक्ष नीति, नॉन अलाइंड पॉलिसी, नॉन अलाइंड मूवमेंट चलाया इसके आधार पर। इसका मतलब ये था कि इन्होंने ये निर्णय किया कि हम इन दोनों महाशक्तियों के जो सैनिक गुट हैं इनसे अपने आप अलग रखते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना है ना। इसके आधार पर ये पुनः अपनी आत्मनिर्णय को, अपने स्वाभिमान को बरकरार रखेंगे और आगे चल के अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हुए हम अपने देश का विकास कर पाएंगे। यदि हमने इनका सपोर्ट लिया और इनके चंगुल में दोबारा फंस गए तो वही साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी स्थिति पुनः आ सकती है। मित्रों, आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले जो बिंदु हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखने को मिलते हैं वो अगले अध्याय में अपन करेंगे। धन्यवाद।